नमस्कार। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी साधारण जीवनी या इतिहास के किसी पन्ने की बात नहीं करने वाले हैं। आज की इस कहानी में एक आग है, एक ऐसा अटूट जुनून है, अकल्पनीय त्याग है और सबसे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता का एक ऐसा सपना है जिसने उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। इस विश्लेषण में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के उन सुनहरे और संघर्षपूर्ण पन्नों को पलटेंगे जो हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं कि आजादी कभी भीख में नहीं मिलती। तो आइए भारत के इस महान सपूत की एक अधूरी लेकिन सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक आजादी की कहानी को बहुत करीब से समझें। इस पूरी महागाथा को अच्छे से और व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए हम इस सफर को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके जन्म और बचपन से, फिर जानेंगे उनकी शिक्षा और व्यवस्था के खिलाफ उनके पहले विद्रोह को। इसके बाद हम कांग्रेस में उनके सफर और वैचारिक टकराव को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने आजादी की एक बिल्कुल नई राह चुनी। 5वें हिस्से में हम आजाद हिंद फौज के उस गौरवशाली इतिहास को जानेंगे और अंत में बात करेंगे उस रहस्य और महान विरासत की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला अध्याय हमें ले जाता है 19वीं सदी के बिल्कुल अंत में, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। 23 जनवरी 1897 कटक का वो दिन जब एक बेहद समृद्ध परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अब उनके शुरुआती जीवन की सबसे दिलचस्प बात क्या थी? वो था दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का संगम। एक तरफ तो उन्हें उस समय की बेहतरीन अंग्रेजी शिक्षा मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनका मन और उनकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में रची बसी थी। बचपन से ही उनके भीतर एक बहुत ही तेज बुद्धि और कड़ा अनुशासन देखने को मिलता था, और सच कहें तो यही वो अनुशासन था जो आगे चलकर एक महान सेनापति की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। इस प्रभावशाली व्यक्तित्व की नींव असल में उनके घर से ही पड़ी थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस उस समय के एक बहुत ही मशहूर और सफल वकील थे, और उनकी माता प्रभावती देवी एक बेहद संस्कारी और धार्मिक महिला थीं। इन्हीं पारिवारिक संस्कारों का असर था कि सुभाष के भीतर बचपन से ही देशभक्ति की एक गहरी चिंगारी सुलगने लगी थी। ये महज कोई विचार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ये उनके स्वभाव का एक अटूट हिस्सा बन गया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जो उनके महाविद्यालय के दिनों और उनके उस कड़े विद्रोह पर केंद्रित है जिसने सब कुछ बदल दिया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। E.F. ओटे नाम के एक अंग्रेज प्राध्यापक ने सरेआम भारतीयों का अपमान किया। अब सोचिए, एक आम छात्र शायद उस समय डर कर चुप रह जाता, लेकिन सुभाष, उन्होंने इस अपमान का डटकर और बेहद आक्रामक तरीके से विरोध किया। अन्याय के खिलाफ इस सीधी बगावत का नतीजा ये हुआ कि उन्हें महाविद्यालय से ही निकाल दिया गया। ये उस ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ उनका पहला, सबसे बड़ा और सीधा कदम था। लेकिन निष्कासन के बाद भी उनकी शिक्षा रुकी नहीं। स्कॉटिश चर्च महाविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी असाधारण प्रतिभा को साबित करने के लिए वे सीधा ब्रिटेन गए। वहां जाकर उन्होंने उस समय की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा न केवल पास की, बल्कि पूरे चौथे स्थान पर रहे। जरा सोचिए, उस दौर में ब्रिटिश राज के तहत यह नौकरी पाना किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ी और सुरक्षित उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन तभी आता है साल 1921। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने सबको चौंका दिया। जिस सरकारी नौकरी को पाने के लिए लोग तरसते थे, दिन रात मेहनत करते थे, सुभाष ने उसे साफ ठुकरा दिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अपने भाई को लिखे एक पत्र में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मातृभूमि की सेवा करना किसी भी विदेशी सरकार की दी हुई सुख सुविधा से बहुत बहुत ऊपर है। ये एक ऐसा त्याग था जिसकी उस समय कोई मिसाल नहीं थी। इस इस्तीफे के बाद तो मानो वे पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तीसरा अध्याय हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके प्रवेश और उस दौर के सबसे बड़े वैचारिक मतभेद के बारे में बताता है। स्वदेश लौटते ही वे तुरंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। अपने राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी के मार्गदर्शन में अपनी कुशाग्र बुद्धि और युवाओं के बीच अपनी जबरदस्त लोकप्रियता के चलते वे राजनीति में बहुत तेजी से ऊपर उठे। ये सफर उन्हें 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में उस मुकाम पर ले गया जहां उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये उनके बढ़ते कद का एक बहुत बड़ा प्रमाण था।
लेकिन इस सर्वोच्च पद पर पहुंचते ही एक बड़ा वैचारिक टकराव सामने आने लगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो पूर्ण रूप से अहिंसा के समर्थक थे। उनका मानना था कि आजादी केवल और केवल शांतिपूर्ण रास्तों से ही आनी चाहिए। और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। उनका दृढ़ विश्वास था कि आजादी हासिल करने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना अनिवार्य है, चाहे वो शांतिपूर्ण हो या फिर सशस्त्र। हमें यहाँ ये याद रखना चाहिए कि दोनों ही दिग्गजों का अंतिम लक्ष्य बिल्कुल एक था, भारत की आजादी। बस उस मंजिल तक पहुंचने के उनके रास्ते एकदम अलग थे। इसी स्पष्ट वैचारिक मतभेद के चलते आखिरकार 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। अपनी एक बिल्कुल अलग राह बनाते हुए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वे समझ चुके थे कि उनके संघर्ष का जो तरीका है वो अब कांग्रेस की मुख्य धारा से मेल नहीं खाएगा। और यहीं से कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ लेती है। चौथा अध्याय हमें आजादी की उस नई राह पर ले जाता है जो खतरों से भरी हुई थी। ब्रिटिश सरकार उनकी ताकत और उनके इरादों से खौफ खाने लगी थी, इसलिए उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन क्या कोई पिंजरा शेर को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। 1941 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। कड़े पुलिस पहरे के बावजूद वो एक पठान जियाउद्दीन का भेष बनाकर अपने घर से किसी रहस्यमयी तरीके से निकल गए। अफगानिस्तान के बेहद दुर्गम और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वे जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने सैन्य समर्थन के लिए बड़े कूटनीतिक प्रयास किए। इसके बाद एक अत्यंत जानलेवा पनडुब्बी यात्रा के जरिए वे जापान पहुंचे। सच मानिए, ये महज एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध का शंखनाद था। और इसी के साथ शुरुआत होती है 5वें अध्याय की। भारतीय इतिहास का वो गौरवशाली पन्ना, जब 1943 में आजाद हिंद फौज ने अपनी सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई की शुरुआत की। 1943 में सिंगापुर पहुंचकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधा और आमने सामने का युद्ध लड़ा। उन्होंने अंडमान निकोबार को आजाद कराकर उनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। और एक बात जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो था उनका सबसे क्रांतिकारी कदम, रानी झांसी रेजिमेंट का निर्माण। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में नेताजी ने महिलाओं की एक पूरी सैन्य टुकड़ी खड़ी कर दी थी। उस दौर के हिसाब से यह एक अभूतपूर्व और बेहद दूरदर्शी सोच थी। और इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने वो उद्घोष किया जिसने हर एक भारतीय की रगों में उबलता हुआ खून भर दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक गर्जना थी। ये एकदम स्पष्ट संदेश था कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। इस एक नारे ने लाखों भारतीयों को अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित कर दिया। आजादी की ये लड़ाई अपने बिल्कुल चरम पर थी, परंतु ये अंतिम अध्याय हमें इस महान नायक के अंत से जुड़े एक बेहद गहरे रहस्य और उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत की ओर ले जाता है। 18 अगस्त 1945 दुनिया भर में एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद खबर फैली। आधिकारिक तौर पर यह घोषित किया गया कि ताइवान, जिसे तब ताइहोकू कहा जाता था, वहां एक भयानक विमान दुर्घटना हुई है जिसमें सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया है। यह खबर पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा सदमा थी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ था? यही वो प्रश्न है जो दशकों बीत जाने के बाद भी आज एक अनसुलझा रहस्य है। क्या सच में उस दुर्घटना में उनकी जान चली गई थी या वे किसी गुप्त रूप में कहीं और जीवित रहे? आजाद भारत में बैठे कई अलग अलग जांच आयोगों और अनगिनत दावों के बावजूद ये सवाल आज भी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। खैर, उनका शरीर चाहे जहां भी रहा हो, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। सुभाष चंद्र बोस स्वयं में एक संपूर्ण विचारधारा थे। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि आजादी की कभी भीख नहीं मांगी जाती, उसे अपने हक से छीनना पड़ता है। सैन्य दृष्टि से देखें तो भले ही आजाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी नहीं हो पाई, लेकिन उनके उस अद्भुत साहस ने भारत में बैठे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। आजादी की नींव उसी दिन पक्की हो गई थी।
इस संपूर्ण विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। नेताजी की कहानी भले ही आज हमें अधूरी लगती हो, लेकिन उनका सपना एकदम स्पष्ट था, पूर्ण आजादी। आज जब हम एक स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, तो स्वयं से यह पूछना अनिवार्य हो जाता है, क्या आज का हमारा समाज वाकई उस पूर्ण आजादी के सपने को जी रहा है जिसकी कल्पना नेताजी ने की थी? क्या वह कड़ा अनुशासन, वह त्याग और वो देशभक्ति आज भी हमारे भीतर जीवित है? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।